पर गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? स्वतंत्रता दिवस इस बात का उत्सव है कि आज आप स्वतंत्र हुए थे। उसके साथ आप उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को याद करते हैं जिनके बलिदानों ने आपको शुभ दिन दिखाया। और गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होता है। इसकी प्राप्ति भी शहीदों की कुर्बानियों से ही हुई। भारत आजाद हुआ तभी यह समय बना, यह मौका आया कि हम अपना गणतंत्र स्थापित कर सकें, अपने संविधान के अनुसार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का गौरव हासिल कर सकें। हमने उसे हासिल भी किया। लेकिन 70 वर्षों से चली आ रही उस परंपरा के साथ या उस परंपरा पर आज एक जबरदस्त कुठाराघात हुआ है। मैं बड़ी दुखद स्थिति में था, परेशानियों के दौर में था, हॉस्पिटल में था। आज तिरंगा फहराने का मौका हॉस्पिटल में ही मिला। वहां से आया, घर आया और टीवी पर जो देखा, यकीन नहीं हुआ, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लाल किले पर लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम झंडे फहरा रहे हैं। तिरंगा को छोड़कर बाकी सारे झंडे खालिस्तानी झंडे दिख रहे हैं, पता नहीं किस मोर्चे के झंडे हैं। भारत की आन बान और शान में गुस्ताखी कर सकते हैं क्या आप? इतनी हालत खराब हो गई देश की। गणतंत्र उपलब्धियों का दिन होता है जब हम ये जोड़ते हैं कि हम कहां पहुंच गए। जो उपलब्धियां हमने हासिल की वो उपलब्धियां कैसी हैं, किस तरह की उपलब्धियां हासिल की हमने। हमारे पास आज बताने के लिए क्या कुछ नहीं है, लेकिन इस देश के इतिहास का सबसे काला गणतंत्र हो गया आज। किस बात का फायदा उठा रहे थे? इस बात का कि लाखों लोगों पर गोलियां नहीं चल सकती। ये सिख है क्या जो दिख रहे थे? इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की महान परंपरा को आज ध्वंसित कर दिया। राष्ट्र के नाम पर, कौम के नाम पर कुर्बानी देने वाले गुरु अर्जुन देव की आत्मा आज शर्मसार हो गई हो। और कांग्रेस के बहादुर शाह जफर, मनमोहन सिंह को तो मैं कुछ बोलते नहीं सुना, क्या नहीं बोल पाए? वो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हैं। राहुल गांधी को यह हमेशा पता होना चाहिए, अंतिम शासक। क्या किया आपने? कौन सी परंपरा है? एक भाई अजीब सी बात आपको बताता हूं, ज्यादा मैं नहीं देख पाया आज, सिर्फ सुना। कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे, कह रहे थे जब सब कुछ शांत होने लगता है अचानक भीड़ का एक हिस्सा पीछे से निकलता है और पत्थर बरसाने लगता है। जरा पता करिए, कश्मीर से लेकर शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों से लेकर ये पूरे आंदोलन को, हर जगह पत्थरबाजी का यही सिस्टम आपको दिखाई पड़ेगा। ये कौन लोग हैं? अरे आप मोदी विरोध करते करते देश या राष्ट्र विरोध ऐसे पाप कर बैठे। इतनी हिम्मत बढ़ गई आपकी। ये किसान दिखते हैं आपको। मैं वर्षों से ये बात समझ रहा हूं और ये महसूस करता जा रहा हूं कि मोदी विरोध के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में। भाई, आपको एक व्यक्ति से नापसंदगी हो सकती है, आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस राष्ट्र की शान होता है इस देश का प्रधानमंत्री। हमने मनमोहन सिंह को बर्दाश्त किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री पद पर बैठने लायक थे वो? प्रधानमंत्री झींगुर की तरह बोलता है। मैं बड़ी सतर्कता से बोलते हुए इस बात को कहना चाहता हूं, आज हृदय बिल्कुल व्यथित है और भयंकर स्थिति में। राष्ट्र की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकते आप। यह महापाप था और इसकी कोई और सजा नहीं हो सकती। सेना बुलाकर इनको इनके कार्य का उचित दंड दिया जाना चाहिए था। ये आपको किसान देखते हैं, ये सब जमींदार हैं। इनकी परेशानी क्या है? ये अपनी स्थिति में किसानों को नहीं देखना चाहते। सच्चाई है, मोदी जी ये प्रयास कर रहे हैं और अगर तुम किसान हो तो तुम चंद मुट्ठी भर लोग ऐसी स्थिति में ना रहो। किसान स्पा में जाता है क्या? किसान मसाज करवाता है क्या? हिंदुस्तान के 97%, 95 से 97% किसान की हैसियत नहीं है।
कि वो ट्रैक्टर खरीदेगा। मैंने टीवी पर खबरों में सुना सैकड़ों ट्रैक्टर नए खरीद लिए गए रातों रात, क्योंकि ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा। इतना अपमान करेंगे किसान का। अभी एक न्यूज देखी मैंने, जवानों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसान जवानों को भाला घोंपेगा, तलवार चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा उसके ऊपर से। ये किसान है। समय आ चुका है इस देश में कम्युनिस्टों को उनकी सही सजा दी जाए, उनको सही जगह बताई जाए, वो वास्तव में कैसे हैं। मुंह में दांत नहीं बची, पेट में हाथ नहीं बची, हैसियत नहीं है मुकाबला करने का। मोदी को युद्ध मैदान में हरा नहीं सकते तो विरोध में दुआ करते। लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, अगर 300 सीट लेकर कोई आता है तो तुम जबरदस्ती उसको सीट से नहीं हटा सकते, क्योंकि बहुमत लोकतंत्र का विषय होता है। लोकतंत्र बहुमत से चलता है। अगर तुम लगता है तुम्हें तुम उसके विरोधी हो, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तुम कहते हो असहिष्णुता है, ये असहिष्णुता है, ये उस व्यक्ति की सहिष्णुता है। सच्चाई है कि आज मोदी का मन, मोदी की आत्मा रो रही होगी। मोदी विरोध में यहां पहुंच गए तुम। आज मैं राहुल गांधी का एक बयान एक लाइन पढ़ा, नीचे लिखा हुआ था हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है। क्या कर रहे थे तुम आज तक? मोदी जी ये किसान वापस नहीं जाएंगे, क्या है अरे? राजनीति इतनी घटिया और इतनी निम्न स्तर की हो चुकी कि राष्ट्रीय पर्व को नहीं छोड़ोगे। होना तो ये चाहिए था ना कि हर पार्टी के लोग ये बोलते। ये किसको पता नहीं था? आपको हमको इस बात की शंका हो रही थी कि जब लाखों किसान घुस जाएंगे तो ये कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, आने दीजिए, राष्ट्रीय पर्व है, किसान भी चलेंगे। इन सभी को जेलों में डालना चाहिए। एकदम शाहीन बाग का ट्रेंड है। यही काम शाहीन बाग में हो रहा था, और उसके बाद जो दंगे आते देखे देखे। देश से बड़े आप नहीं हो सकते, देश से बड़ी आपकी पहचान नहीं हो सकती, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान, यही वो हर्ष निछावर करते हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। राष्ट्र सबसे बड़ा है, राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती। राष्ट्र की उपलब्धियों का आकलन करने हम बैठे, ठीक है। लोकतंत्र में बिल्कुल इस बात का अधिकार है आपको कि आप विरोध करने बैठे, आप विरोध की अवस्था में बात करें। लेकिन ये विरोध है क्या? देश का अपमान विरोध होता है क्या? मस्तक झुका कर रख दिया आज हिंदुस्तान का। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने फोकस पाने का प्रयास है। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए आप, एक भी सही पूछिए तो उतारा नहीं जाना चाहिए था, सबको गोलियां ही नीचे उतारनी चाहिए थी। बहुत हो गया ड्रामा और नौटंकी। अब जहां इस तरह की बातें करने वाले लोग मिले, पुरजोर विरोध करिए उनका। ये जो नौटंकी करते हैं, अजीब तमाशा इस देश में। देश का प्रधानमंत्री कहता है सीएम में कुछ भी बुरा नहीं है, गृह मंत्री कहता है कुछ भी बुरा नहीं है, तुम कहते हो आने वाले समय में बुरा हो जाएगा। ब्रह्मा ने कुछ अलग बना के भेजा क्या तुमको? एक अलग बात निकाल देते हो। भारत का प्रधानमंत्री कहता है इस नियम को चलने दो। अगर तो आपको लगता है कि किसी जो कानून है इसमें कोई कमी है तो साल में भर 6 महीने चलने दें, आप देखें उसमें क्या कमी है, बदल देंगे उसे, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन यह तरीका अपना देंगे आप। मजाक बना कर रखा है आम किसान का। 2 जून की रोटी नहीं खा पाता आम किसान। आज भी भारत में किसानों की मूल स्थिति ऐसी है, छोटा मोटा किसान, रोटी दाल सब्जी चावल सब नहीं मिलता उसको एक टाइम। भोजन की थाली हमेशा अधूरी होती है। वो स्पा में जाएगा, मसाज करवाएगा, मजाक बना रखा है किसान का। गरीब मजलूम और अत्याचारों का नाम लेते हो आप। दिया क्या उनको? एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ कुछ करने का प्रयास कर रहा है, उसके पीछे पड़ गया पूरी ताकत लगा। वो एक संत आदमी कहा था ना, नोट
नोटबंदी के समय मोदी जी ने, और जी मेरा क्या है, झोला लेकर आए थे, उठा के चल देंगे। एक मनुष्य या एक तपस्वी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, तुम करो विरोध भाई, लेकिन राष्ट्र का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। इससे दुखद समय नहीं हो सकता। आत्मा रो रही है आज, और इनको तुरंत उचित दंड मिलना चाहिए। ये जितने घूम रहे हैं, पूछना चाहिए था शिकायत से, कहां गया तेरा वादा रे? किस आंदोलन की बात तू कर रहा था? किसे बचाने की बात कर रहा था? कैसा आंदोलन था तेरा? पूछना चाहिए योगेंद्र यादव से, क्यों आपका आंदोलन ऐसा हो गया? चाहे से बताने आप लोग बहुत बड़े विद्वान बने हैं, आप लोग सब कुछ अडानी को सौंप दिया जाएगा। अजब समस्या है इस देश में, झूठ बोल, अजब समस्या है इस देश में, झूठ बोलने की बेहूदगी की हैसियत बिल्कुल अजीब और गरीब हो चुकी, कुछ भी कहने को तैयार है लोग। इसलिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी थी। ये राष्ट्र तमाम विसंगतियों के बाद भी शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा था। पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने तमाम विरोधों के बाद भी वो करने का साहस दिखाया जो कोई सपने में सोच नहीं सकता था। कश्मीर से धारा 370 हटाना, आप इसे मजाक समझते क्या? लोग कहते थे, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी, खून की नदियां बहेंगी, आसमान फट जाएगा, जलजला आएगा। सबसे बड़ी बात थी नियत, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जिन योजनाओं का फायदा मिलता हो उसको कश्मीरी को फायदा इसलिए ना मिले कि वहां 370 लगा। देखिए तमाम नियम आ गए, तमाम बातें सामने आ गई, तमाम रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं। अब्दुल्ला खानदान और मुफ्ती खानदान ने भारत सरकार के भेजे हुए तमाम पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। आतंकवादियों की पौध बनाते हो यार हिंदुस्तान में। तुम है अमर राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र है मेरी बोली, और यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। इस समय यह स्थितियां बन गई है इस देश में। अगर किसी को लगता है कि मैं उकसा रहा हूं, बड़े आराम से जेल जाने को तैयार हूं, क्योंकि आज ये सोच समझ कर आपसे ये बातें कह रहा हूं। क्योंकि धरती माता आज मांग रही पहनो केसरिया बना और मिटो धरा पर उसी तरह जिस तरह क्षमा पर परवाना। वास्तव में यह समय आ चुका है, ये परिस्थितियां इस तरह की हैं। एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसके लिए बैक करना होगा। हम घरों में बैठकर इस बात का तमाशा नहीं देख सकते कि कोई भी कहीं से खड़ा हो जाए, आंदोलन के नाम पर ऐसे उठपटांग हरकतें करे। जहां भी जिस शहर में इस तरह के लोग खड़े होते हैं, उन्हें अब उठकर सबक सिखाना होगा। नकारात्मक राजनीति रोकनी होगी। देश के लिए सकारात्मक राजनीति बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स इज द नीड ऑफ आवर। हमने कभी नहीं सोचा था कि गणतंत्र दिवस की अवस्थाओं पर बैठकर हम इस प्रकार से देश का आकलन कर रहे होंगे। मुझे हमेशा इस बात पर फक्र रहा कि परमात्मा ने मुझे ऐसे दिन पैदा किया। आप सभी का प्रेम, अभी आपका सानिध्य, आपका सहयोग और बड़े प्यार से उन तमाम शहीदों को याद करने का आधार और फक्र से भारत की बुनियाद के ऊपर जो तमाम शानदार इमारतें खड़ी हो रही हैं, उनको याद करने का पावन पर्व है। क्या कर दिया? भगत सिंह की आत्मा रोनी होगी ऊपर से। आज सिखों के कौम को कलंकित कर दिया। क्या अजीबोगरीब बातें फैला दी कि जो हमारे गुरुओं ने जमीन हमें दे गई थी, इस मोदी सरकार वो जमीन हमसे छीनना चाहती। कहां, किधर लिखा है उस कानून में आपकी जमीन छीन जाएगी? एक तमाशा बचा के रखा हुआ है इस देश में। जहां मन करेगा, जो मन करेगा वही कह दोगे और उसी में शुरू हो जाओगे। जैसे आपने सीए के समय में देखा, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये क्यों बोलने वाले लोग पैदा हो जाते? क्योंकि हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होते। नकारात्मक राजनीति का परिणाम है ये जो आज आप देख रहे हैं। और सही बताएं तो सज्जनता के साथ अपने घरों में बैठने वाले लोगों की नपुंसक मानसिकता का परिणाम है। उन 26 राज्यों के किसानों को निकल के बाहर आना चाहिए था।
और बताना चाहिए था कि केवल पंजाब और हरियाणा नहीं है हिंदुस्तान में। अगर यही मान लिया जाए तो आप हो सकते हैं जमींदार, बड़े बड़े किसान, आपको अपने हितों की समस्या है तो उलझाइए और सुलझाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि गर्त में जिंदगी भर जीता रहेगा किसान, है उस मजबूरी में जिएगा जिसके लिए कभी कहा गया कि एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात और बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। कब तक जिएगा किसान इस तरह से? कब तक उसकी यही अवस्था रहेगी? बात करते हैं आप समाजवाद के चिंतन का। कौन सा समाजवादी चिंतन है जहां गरीब किसान को उसकी आमदनी बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा? इसलिए कि कुछ धन्ना सेवकों को प्रॉब्लम है, इसलिए कि कुछ लोग जो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं उनकी आमदनी छिन जाएगी। इसके लिए देश को छोड़ देंगे आप? देश का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए समय आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को कह रहा हूं आपसे और बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं कि अगर आवश्यकता होती है नकारात्मक राजनीति को दबाना होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, यही तो था। इसी के कारण हजारों साल का हमारा इतिहास गुलामी का रहा है। बड़े आराम से बाहर से आकर लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया, ऊंच नीच के नाम पर लड़ाया और हम लड़ते रहे। मोदी को हटाना एजेंडा हो गया। मोदी कहीं आसमान से टपके क्या? वो लोकतांत्रिक रूप से पूर्ण बहुमत की चुनकर आई हुई सरकार है। ये पार्टियां भी विरोध में हुआ करती थी। इंदिरा गांधी ऐसे पूर्ण बहुमत लेकर, बड़े बड़े बहुमत लेकर आती थी। कब सुना आपने ऐसी नकारात्मक राजनीति? मैं तो उस समय की विपक्षी पार्टियों को सलाम करता हूं, उन्होंने विपक्ष में रहने का तरीका सीखा था। दिक्कत क्या है? मेहनत करने को तैयार नहीं। जब देश की जनता ने तुमको चुकी हुई पार्टी घोषित कर दी तो तुम्हें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों है। कम्युनिस्टों की पूरी जमात क्या बर्बादी पैदा कर दी उन्होंने, और तुम क्यों ऐसे होते जा रहे हो? इसका बहुत बड़ा नमूना मैं आज इसी मंच से तुमको बताता हूं। एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारी पढ़ाई बदल चुकी है। पढ़ाई का मतलब है डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस टाइकून निकालना। ये पढ़ाई नहीं होती। इफ यू आर लर्नड, it doesn't mean that you are educated, my dear. It doesn't mean that you are educated. And the country needs educated people. देश को पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। रोटी खाने की व्यवस्था सरकार लगाने पर लगी हुई है। मैं मोदी जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, नई शिक्षा नीति में साहित्य को आगे बढ़ाइए। हमारा साहित्य होना चाहिए। साहित्य का मतलब वास्तविक साहित्य की अवस्थाएं, जो पढ़ाकर मैंने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को बड़ा किया, बेहतर किया। अब आज 11th में सीबीएसई बोर्ड की किताबें ला दी गई, एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छी हो सकती है, बायो अच्छी हो सकती है, उनकी साहित्य की किताबें 2 कौड़ी की हैं। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बार ध्यान से उन किताबों को देखिए। आपको उसमें कम्युनिस्टों की खुराफातों की, कम्युनिस्टों के षड्यंत्रों की बू आएगी। ये कौन सी किताब है? आपने महान साहित्यकारों की रचनाएं खत्म कर दी। 2 कौड़ी की कविताएं हैं अंग्रेजी की किताबों में, जिनको आप लागू करना चाहते हैं यूपी में। आपने लागू कर दिया फर्स्ट ईयर में। वो महान किताबें आप वर्ड्सवर्थ नहीं पढ़ाएंगे, शेली नहीं पढ़ाएंगे, कीट्स नहीं पढ़ाएंगे, शेक्सपियर नहीं पढ़ाएंगे, मिल्टन नहीं पढ़ाएंगे, और नयों के नाम पर कुछ भी उठपटांग पढ़ाएंगे। इससे आपकी पीढ़ी क्या बनेगी? क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अपने युवाओं से महान बनता है, और युवाओं को जो खुराक मिल रही है वो बेकार है। यूपी बोर्ड की किताबें जिन्होंने बनाई हैं वो कविताएं बहुत महान है। वासिक ऑफ आथा की जो पंक्तियां निकालकर टेंशन की दी गई हैं, वो किताबें ये बताती हैं, उन पंक्तियों में ये दिखाया गया है कि ईश्वर की भक्ति कितनी बड़ी है, प्रेम कितना महान है परमात्मा का, उसके चरणों में समर्पण कितनी बड़ी बात है। किस कविता में है? एनसीईआरटी की किताब में। जॉन मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ाएंगे, द ट्रू ब्यूटी नहीं पढ़ाएंगे, कौन सा लड़का लड़कियों की इज्जत करेगा? ये किताबों में नहीं है आपके, इसीलिए इस तरह की सनसनीखेज घटनाएं होती हैं।
कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बैठकर, 10th क्लास के बच्चे बैठकर अपने साथ की लड़कियों के साथ गैंग रेप करने की प्लानिंग करते हैं। आप लोगों ने खबर देखी होगी। बर्बाद करके रख दिया है पूरे संविधान को, पूरे देश को, पूरी सोच को, पूरे आधार को। और संविधान की दुहाई देते, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में तिरंगा। तिरंगा बना दे। आपने शाहीन बाग में देखा तिरंगे की आग, किस प्रकार से तिरंगे को एक, आप कह सकते हैं, ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। और वो लोग तिरंगा लिए थे जो जिंदगी में कभी तिरंगे को नहीं माने। तमाशा बजा के रखा इस देश में। इसलिए उन महान पुस्तकों को ध्यान दीजिए। आप जिस संस्कारी शिक्षा की बात करते हैं, वो संस्कारी शिक्षा समाप्त हो जाएगी अगर एनसीईआरटी में परिवर्तन नहीं हुआ। इन्होंने चेंज के नाम पर अनाप शनाप राइटर्स की किताबें लगा दी। अरे इंग्लिश में एक इंटरमीडिएट के बच्चे को 10-12 पोएम पढ़नी होती है, वो 10 कविताएं महान पढ़ाइए कैसे हैं, ताकि मुझ जैसा शिक्षक भी कुछ प्रयोग कर सके, कुछ नया ला सके। साहित्य का मतलब आपके दिल और दिमाग पर असर करने वाली रचनाएं होनी चाहिए। 40-40 पेज के चैप्टर हैं बेकार, बिना मतलब, 2 कौड़ी के। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उनकी हैसियत नहीं है स्कूल उसमें। विवेकानंद खत्म कर दिया आपने, राधा कृष्णन खत्म कर देंगे आप। विवेकानंद नहीं होंगे, राधा कृष्णन नहीं होंगे, स्वामी दयानंद नहीं होंगे, रामकृष्ण परमहंस की कोई बात नहीं हो रही है। अब्दुल हमीद आज में चैप्टर होते थे, वो खत्म हो गए। हमारे पूर्वज करके हम लोग किताब पढ़ा करते थे, वो किताबें खत्म हो गई। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी हम बना दें? और अगर एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, केवल रोटी खाने की व्यवस्था को पढ़ाई कहेंगे आप, तो ऐसे छक्कों की तरह नपुंसक बनकर हमारी पीढ़ियां घरों में बैठेंगी और देशद्रोही इस तरह से लाल किले पर कब्जा कर लिया करेंगे। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं और छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोषण के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। इसे हमेशा याद रखें। देश की राष्ट्रीयता, देश की परंपरा को बचाना, देश को बचाना, ये युवाओं के हाथ में होता है। देश की राष्ट्रीयता, देश की परंपरा को बचाना, देश को बचाना, ये युवाओं के हाथ में होता है। और सकारात्मक ढंग से युवा किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आधार है। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि सकारात्मक सोच के साथ शंखनादी आगे बढ़े। सकारात्मक सोच अर्थात एक ऐसा समाज जहां कोई जात, धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा की बात न करे। मैंने कभी आपको यह नहीं सिखाया। मैं हमेशा इस बात में यकीन करता हूं। कभी ऐसा करते कि बेचारा सारा मुसलमान समाज अपने आप को कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ता है। आज कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि कई सिखों को आज अपने सिख होने पर शर्म आ रही होगी। ऐसा राष्ट्र होता है क्या? ये जो अब्दुल हमीद की तस्वीर यहां लगी हुई है, ये उनकी पत्नी, जिनको हम लोग दादी कहते थे, दादी के हाथ से दिया हुआ मेरे लिए उपहार है। उनके गांव दुल्लापुर पहुंचकर शंखनाद ने लगातार वहां के लोगों को यह समझाया कि फक्र करो, गर्व करो, तुमने अब्दुल हमीद की धरती पर जन्मे हो। कहां से कितना पढ़ा है हम तो सब किताबों से निकाल देंगे। मैंने एक कम्युनिस्ट को कहते सुना, वो कहता है असल में भारत में लोग समझते हैं कि देशभक्ति का मतलब होता है केवल आजादी के दीवानों की बात करना। और क्या समझ रहे? तुझसे सीखेंगे हम खुदीराम बोस की बात न करें, हम सुभाष चंद्र बोस की बात न करें, हम कुका की बात न करें, हम हरि सिंह नलवा की बात न करें, हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बात न करें, हम महात्मा गांधी से लेकर उनके उन तमाम सेवकों की बात न करें, हम सावरकर की बात न करें, तो किसकी बात करें? आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गजब का माहौल फैलाया जाता है, सबको पता है। सावरकर के बारे में जब एक कांग्रेसी खड़ा होकर कहता है कि वो अंग्रेजों के एजेंट थे, आत्मा रोने लगती है, आत्मा रोती है। ये वैसे ही बात है जैसे महात्मा गांधी पर लोग उंगलियां उठाते हैं। सावरकर को छोड़ने के लिए महात्मा गांधी तक ने चिट्ठी लिखी थी, वो तक उनके पक्ष में खड़े थे। ऐसे उन लोगों की योजनाएं होती थी, माफी मांग लिया, देश बदल के निकल लिया। नेताजी तो कई बार भाग गए, इसका मतलब क्या भगोड़े थे वो?
मरने से नेक नहीं डरना होगा और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर राष्ट्र है तो हम आप सब हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। तो ये जो आज चोट पहुंचाई गई है, मोदी की शक्ल पसंद नहीं, किसी निर्णय के आधार को दिखा नहीं सकते आप। देखिए बंगाल में ममता बनर्जी जब कम्युनिस्टों को हटाकर सत्ता में आई थी तो मैंने उनके लिए कॉलम लिखा था, शेर नहीं कहा था। आज उनके लिए बकरी शब्द इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है, वो भी शर्मिंदगी महसूस करेगी। मंच पर खड़ा होकर बोलती है जय श्री राम कहकर मेरा अपमान किया जा रहा है। गजब हो यार, श्री राम का नाम लेने में अपमान होने लगा इस देश में। वो किसी की बपौती है क्या? राष्ट्र के चरित्र हैं, राष्ट्र के नायक हैं वो। हमारे देश में ऐसे बहुत से मुसलमान लोग हुए जो राम को भी अपना मानते, ऐसा बहुत कहा उन्होंने। ये देश रहीम का है, ये देश रसखान का है, ये देश मेजर उस्मान का है, ये देश अब्दुल हमीद का है, ये देश भगत सिंह का है, राजगुरु सुखदेव का है, बटुकेश्वर दत्त का है, यतीन्द्रनाथ बोस का है, जतिन दास का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, और सक्षमता और सजगता के साथ बैठे हुए इन सभी शंखनादियों का भी है, जिन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मोदी का जबरदस्ती का विरोध नहीं चलेगा। राजनीतिक विरोध के लिए बातें हो सकती हैं, उनकी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिससे हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी ने सौगात पर नहीं बैठाई उनको, किसी के रहमो करम से मिली हुई कुर्सी नहीं दी। जैसे इटली के सैंडलो ने रहम करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बिठा दिया था और उसी की कीमत अदा करते रहे जीवन भर। देश की जनता ने चुनकर सम्मान के साथ, भारी बहुमत के साथ उस व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। एक कर्मयोगी तो दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, उसका समर्थन, उसके लिए लोगों का प्यार देकर गर्व से छाती फूल जाती है, ये मेरा प्रधानमंत्री। ये नहीं देख पा रहे? अरे तुम पार्टियों का जनाजा तो हम निकाल देंगे अपनी पूरी ताकत लगा, क्योंकि जो सम्मान था आज तुमने उस सम्मान को समाप्त कर दिया। ये वो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है यार, ये इंद्रजीत गुप्ता की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, ये सोमनाथ चटर्जी की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इन लोगों ने अपनी सादगी के किस्से दिखाए, इनकी सादगी की कसमें खा सकते हैं आप। सारा जीवन उच्च विचार, शानदार लोग थे। एक चिंतन हो सकता है, एक व्यवस्था हो सकती है, एक विचारधारा हो सकती है, आप में से सहमत है या असहमत है, लेकिन आप राष्ट्र से असहमत नहीं हो सकते। मेरे देश के पावन पर्व पर इस प्रकार का राष्ट्र का अपमान नहीं हो सकता। आत्मा में बहुत पीड़ा है, तकलीफ है, दिक्कत है। किसी और ने नहीं किया, हमारे अपने लोगों ने किया। वो प्रयास करके कुछ नया करता है, आप घर बैठ जाते हो। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे दिन के बन जाए नशे मत तो कोई आग लगा दे? आपका विरोध हो सकता है, ये कौन सा विरोध था? ठीक है कि टोपी उतार देनी चाहिए। आज योगेंद्र यादव के लिए बहुत सम्मान था, सारा सम्मान खत्म हो गया। आज मिल जाए तो शायद बहुत दूसरी भाषा में बात करूंगा। इतना महत्वपूर्ण है राजनीति तुम्हारी, देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। पच नहीं पा रहा है कि मोदी कैसे इतना बड़ा नेता है, ग्लोबल स्तर पर दुनिया में उसकी जयकार होती, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। भाई निर्णय है, तमाम निर्णय हो सकते हैं, एक निर्णय गलत या सही भी हो सकता है। हम तमाम निर्णय देते हैं, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। यह कौन सी सहमत या असहमत दिखाने का तरीका? ये कौन सी असहमति? इसलिए नकारात्मकता को अब बर्दाश्त नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव बात करता है, उससे सबूत मांगिए, पूछिए कहां से बोल रहा है तो मुंह तोड़ दीजिए उसका।
बात करते हैं, ऐसे हम बात करते थे मुसलमानों को स्टेट से भगा दिया जाएगा सीए के माध्यम से, किसकी हैसियत उनको भगा देगा? वो किसी के रामो कर्म पर हिंदुस्तान में रहते हैं क्या? उन्होंने किसी से कम कुर्बानियां दी हैं क्या? लेकिन मोदी विरोध के नाम पर कुछ भी करना है। इसलिए मित्रों, समय की इस मांग को समझें। इस नकारात्मक राजनीति के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होना है। जब भी आवश्यकता होगी हम बाहर निकलेंगे, मंच सजाएंगे, लोगों को सजग करेंगे। शंखनाथ जो अपने मंचीय कार्यक्रम करता है उनमें भी इन कार्यक्रमों को ले आऊंगा ताकि हम बता सकें वास्तव में क्या होता है। रोटी खाकर सुअर की तरफ मरने पैदा नहीं हुए हम। वो रोटी भी अंदर नहीं जाएगी जिस रोटी पर गुलामी का चिन्ह हो। देखा आप कैसे बेशर्मी से काम करते, चाइना के इशारों पर काम करते। एक कम्युनिस्ट पार्टी वाले, इनके अधिकतर नेताओं के ना मुंह में दांत बचे ना पेट में आंख, लेकिन देश को बर्बाद करने का सपना देखते और ऊपर से खलियाली आंसू रोएंगे, सब बर्बाद हो गया। आपने इसे आंदोलन में नारा सुना ना, मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, कहीं सुना था गैंगस्टर की भाषा? अरे देश की जनता ने लतिया कर भगा दिया तुझे। जितने राज्यों में थे सब जगह से खत्म हो गए। केरल जो तथाकथित रूप से सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कितने अनपढ़ हैं मैं समझ नहीं पाता। तुम सबकी कब्र क्यों नहीं बना देते? वो भी देश विरोध सिखाते। और क्या होती है कम्युनिस्ट व्यवस्था? चाइना को देख सकते हो, उनकी राष्ट्रीय सेना भी उस देश की सेना नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। उनके सैनिक मरते हैं, उनके देश के लोग जान नहीं पाते। हमारे देश का सैनिक जब आता है ना तो क्या कहते हैं? ये शहीदों की अर्थी चली है, कौन कहता है डोली नहीं है। जय जवानों की जय हिंद बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है। तो हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हिंदुस्तान अमर हो, राष्ट्र संबल हो, सक्षम हो, सार्थक हो, और आप सब अपने पूरे प्रयास से इस राष्ट्र के महायज्ञ में मील का पत्थर बनिए और प्रधानमंत्री के हर कदमों के साथ खड़े होइए, क्योंकि देश अगर है तो हम सभी सुरक्षित हैं। मां भारती के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उस मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, हंस के रुखसत करो तुम हमें साथियों, पूरी करने हम अपनी कसम चल दिए। राखी बांधी थी पहना ने जिस हाथ में, पहनकर हथकड़ी उसमें हम चल दिए। अब हम देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। आए वतन नए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाकर झुका जाएंगे। ये बात रखने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, किस लिए अर्पित किया था? यही भारत देखने के लिए। इस भारत को अक्षुण्ण रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिक्कत क्या होगी, ये आप मनमानी करते हैं और जो इनसे सहमत नहीं है वो खड़े नहीं होते। इसलिए क्या कहते हैं, सारे भारत के लोग ऐसा सोचते हैं, हर भारत के लोग ऐसा सोचते हैं। कहां सोचते हैं? क्यों सोचेंगे भारत के लोग ऐसा? इसलिए इस नकारात्मकता को समाप्त किया जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़े। इस राष्ट्र की जय हो, आप सबकी जय हो। दबाव पर धन्यवाद। वंदे मातरम।